लड़कियां रेड अलर्ट एरिया में फंस जाती हैं, उनको आप निकाल के लाते हैं। तो आप इस प्रोफेशन में या इस कर्म में किस तरीके से आते? बड़ी सुंदर सी महिला मेरे घर पड़ोस में रहने आई। ऐसी थोड़ी आपसदारी बढ़ी तो उसने मुझे एक दिन फिर अपना बताया। मेरे पिता पुलिस में थे। रंजिश में मुझे 8 साल की उम्र में किसी ने उठा लिया और फिर मैं वहीं बड़ी हुई, यहीं मुझे इस धंधे में लगा दिया गया। पहली बार मुझे पता लगा कि धंधा क्या है। ये ट्रैफिकर होते कौन है, कहाँ से आते हैं? कहीं से नहीं आते, आपके इर्द गिर्द है, सब नरपिशाच है। जो है जिसके अंदर ऐसा भेड़िया छिपा हुआ है वो आपके इर्द गिर्द हो सकता है। ऐसे में कोई आता है। आपको डर नहीं लगता वो माहौल की मैं इस ट्रैप में ना फंस जाऊं, या ये इतना गंदा माहौल है, ये नेगेटिविटी मैं अपने साथ कैरी करूंगी? शायद कोई शक्ति ऐसी थी मेरे साथ कि मुझे डर लगने नहीं दिया। मैं हंसती हुई ऊपर जाती। कभी किसी दुकानदार ने भी मुझे नहीं रोका। भाई सब जान रहे थे, बेटा कहाँ जा रही हो? किसी ने नहीं कहा। कभी मुझे लगे कि थोड़ा शोर शराबा है, ये लोग मेरे साथ हैं, जब जरूर पूछते कोई लड़की निकालनी है क्या आज? एक बहुत ट्रेंड है मेट्स लाने का। ये लड़कियां कितनी सेफ रहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं सेफ। आप केवल आप सेक्सुअली अब्यूज को मत समझिए, उनके साथ जो बीतता है वो नर्क से बदतर है। आसाराम जी पे भी यही स्कैंडल लगा और उसकी वजह लगा से नहीं है। मैंने कहा देखो बाबा जी, तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी बहुत महिलाएं हैं, इनसे जो चाहे कराओ। उन महिलाओं की तरफ कोई पैर करके मत सोना, और उन आदमियों को भी कहा जो उनके एजेंट थे, मेरी तरफ मत आना कभी। मैं थोड़ा बदतमीज हूँ इस मामले। अगर उन औरतों कोई भी एक औरत को फुसला के तुम ले गए, कसम से कह रही हूँ कि तुम्हारा जीवन नष्ट कर दूंगा। राधे राधे। हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में हर बार किसी एक नए व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं। तो जो आज मेरे सामने है या आज जिनसे मैं आपको मिलाने वाली हूँ बहुत अलग है। वो धर्म से भी जुड़ी हुई हैं, वो समाज से भी जुड़ी हुई हैं, वो समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं, एक एनजीओ रन करती हैं और ऐसा एनजीओ रन करती हैं शायद जिसको सुनकर आप लोग चौंक जाएं। एक आम एनजीओ नहीं होता। एनजीओ बहुत हैं, कोई खाना बांट रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई लोगों को नौकरी दिला रहा है, कोई एजुकेशन दिला रहा है, पर वो एक ऐसा काम करती हैं जिसको कोई नहीं करता। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 4 या 5 लोग उस काम के लिए जाने जाते हैं, यानी एक गंदगी में से किसी बच्चे को निकाल के लाना और समाज में उसे स्थापित करना, ये सबसे बड़ा कर्म होता है और उसके लिए आपको पूरे समाज से लड़ना पड़ता है। वैसे मैं धर्म के ऊपर काम करती हूँ, धर्म के ऊपर चर्चा करती हूँ, पर ये मेरे मन में सवाल था कि ऐसी क्या चीज़ होती है, या धर्म में भी इन लोगों को जगह दी गई थी, या धर्म में भी ये लोग होते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज मैंने बुलाया हुआ है संकल्प फाउंडेशन की अतुल शर्मा जी को, जिनको मैंने करीब 8-10 महीने पहले किसी में सुना था, तो मेरा जब से मन था कि मैं सुनूं कि होता क्या है सच में। तो आज उन्होंने मुझे समय दिया और आई एम ब्लेस्ड कि आज वो मेरे सामने बैठी हैं और उनसे आज मैं समझूंगी कि किस तरीके से धर्म को इस कर्म को जोड़ा जाता है। तो नमस्कार अतुल जी, आप आई, बहुत मेरा सौभाग्य, आपने मुझे समय दिया। नहीं, आभार है आपका। आप मुझे बताइए कि आप जिस प्रोफेशन में, जिस तरीके का एनजीओ चलाती हैं, जहाँ लड़कियाँ रेड अलर्ट एरिया में फंस जाती हैं, उनको आप निकाल के लाते हैं, तो आप इस प्रोफेशन में या इस कर्म में किस तरीके से आ गए? देखिए, पहले तो मैं इसका थोड़ा सा एक एतराज़ जताऊंगी कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। हाँ, हरगिज़ आपका भी प्रोफेशन नहीं ये है। मेरा पैशन है। कोई बच्ची उस जगह पे, उन सीढ़ियों पे ना चढ़े, ये 24 घंटे मेरे दिल में रहता है। अच्छा। कि अगर मैं सो भी रही हूँ तो मैं कभी अगर चौंक जाऊँ तो मुझे ये लगता है क्या कोई ऐसी होगी कि जो मुझे पुकार रही होगी इस समय। तो इसलिए ये मेरा पैशन है, जो चाह के भी नहीं हट रहा है। मरने की बिल्कुल कगार पे चले गए, मार दिया गया था और उसके बाद भी वहाँ पैर रखा फिर। तो ये तो मैं क्या कहूँ, और क्यों ले गए, तो ये अगर आप धर्म की बात करती हैं तो शायद मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ था। मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई जहाँ बहुत बाध्यताएं नहीं थी, लेकिन अगर आज से 62 साल पहले कोई बच्चा किसी घर में बेटी और बहुत चाहत में पैदा हुई हो तो उसको बहुत लाड प्यार में तो पालेंगे, मगर रेस्ट्रिक्शंस उतनी ही है। हाँ। है ना। 62 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, मेरी एज अब 62 हो जाएगी। तो संभव सी बात थी कि उस एरिया को देखें, और जबकि जैसे ही समझदार हूँ, स्कूल जब 5 साल के जाते थे, स्कूल जाना शुरू करें तो पहले दिन से हमारी मदर कहें कि ऊपर नहीं देखना, क्योंकि वही रास्ता है, छोटा सा बंद दरवाज़ों में घिरा हुआ एक शहर था। तो वहाँ से जाना है, उधर से नहीं जाना, और अगर जाना है क्योंकि वो लंबा रास्ता है तो फिर सिर ऊपर, नीचे, ऊपर नहीं देखना। अच्छा। 5 साल के बच्चे को कैसे समझ आएगा क्यों नहीं देखना, तो और ज़्यादा देखेगा। हाँ। है ना। तो थोड़े और बड़े हुए, फिर जो दुकानदार थे उन्होंने टोकना शुरू, बेटा किसकी बेटी हो, बता दी उनकी है, तो ऊपर मत देखो बेटा, तुम तो अच्छे घर की लड़की हो। मतलब वो घूम घूम के मेरे पास आता रहा। और ये 8th क्लास में हम थे
तो एक दिन फिर निकल के जा रहे हो, वो एज यूजुअल मेरा स्वभाव भी थोड़ा सा उद्दंड, मैं इसलिए कहूँगी कि लाडली थी, 8-10 भाई बहनों की, ताऊ चाचाओं में सबकी, तो सब थोड़े नखरे वखरे। वो देखा कि कोई आवाज़ आ रही है जीने, फिर देखा, मैंने रुक कर देखा, डांट पड़ेगी, कोई दुकानदार घर बताएगा तो देखा जाएगा। तो वो लड़की उतर रही थी, मेरी क्लास में पढ़ती थी। मतलब आप ये आज से 50 साल पहले की बात बता रहे हैं? मैं 60 साल पहले, मतलब मैं उस समय अगर 8वीं में थी, हाँ तो 50 साल की बात 50 साल तो हुई बड़े आराम से। मैंने उसको देखा, वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, उसकी मेरे से नजरें मिली और वो वापस लौट गई। मैंने कुछ पल तो इंतजार किया कि हो सकता है नीचे उतरे, और सवाल इतने थे कि ये वहाँ क्यों है, क्योंकि मेरी अम्मा तो हमेशा कहती हैं तो खराब औरतें रहती हैं, यहाँ अच्छी औरतें नहीं रहती, उनकी तरफ नहीं देखना है, यही जवाब केवल मुझे होता था। फिर मैंने 2-4 दिन उसका स्कूल में इंतज़ार किया, और वो 2 दिन तो नहीं आई, लेकिन तीसरे या चौथे दिन वो आई। मैंने फिर जाके पकड़ा, वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, एक बेंचर थी, और कभी मेरी बात भी नहीं हुई थी, लेकिन क्लास में थी। मैंने उसको पूछा कि तुम वहाँ क्यों थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ ख़राब औरतें रहती हैं। तो उसने बहुत सपाट सा जवाब दिया मुझे, क्योंकि थोड़ी एज में भी मुझसे ज़्यादा थी। तो बस उसने कहा कि देखो, उन ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है। ओके। और मेरा भाग्य ये है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। और अच्छा भाग्य इसलिए कि मैं काली, बदसूरत और पैर से लंगड़ी पैदा हुई हूँ। तो जो मेरी माँ करती है, वो उस प्रोफेशन के लायक नहीं हूँ मैं, मतलब उस धंधे के लायक नहीं हूँ। ऐसे उसने उससे बोला। मुझे नहीं समझ आया कि क्या कहना चाहती है, क्या ये बता रही है। अम्मा से पूछने की फिर से दोबारा हिम्मत नहीं थी, डांट भी बहुत पड़ती थी। तो लेकिन वो मन में कहीं रह गया कि क्या है। फिर वो थोड़ा सा और भूल पड़ने को जैसी होती थी, तो फिर कुछ नया हो जाता था। उस ज़माने में अर्ली एज में शादियाँ हो जाएँ, वैसे भी हमने तो एक फजीते में कर ली थी शादी, लव मैरिज उस ज़माने में कर ली। वो एक और बड़ा इशू था हमारी ज़िंदगी का। तो वो भी सब मैनेज करके चलना था, कि मायके की भी शिकायतें, ससुराल में अपने आप को स्थापित करना, सारी चीज़ें, और मात्र 16 साल की उम्र थी। तो वो भी बड़ा कठिन दौर था, और जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए। तो लेकिन फिर कुछ हुआ, भूल गए थे हम तो, अब घर गृहस्थी में लग गए, बच्चों में लग गए। लेकिन फिर कुछ हुआ कि हमारे पड़ोस में कोई रहने आई। ये मैं प्रारब्ध की बात कर रही हूँ, कि मुझे जो बार बार लौटा के कोई ना कोई ले जा रहा था, शायद वो सिग्नल्स थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो महिला मेरे घर पड़ोस में रहने आई, और थोड़ा सा उससे आपसदारी हो गई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और वो बहुत बड़ी थी। वो 35-40 के लगभग की थी, बड़ी सुंदर सी महिला, अकेली रहती थी, कुछ ही दिन पहले आई थी। मेरे बच्चे को खिलाने लगी थी, उसका नहलाना धुलाना लगी, सब करने लगी। अच्छा। तो मुझे क्या चाहिए, छुटकारा हो गया। ये तो जॉइंट फैमिली थी, सास ससुर सब थे, पर थोड़ा और रिलीफ हो गया। अब ऐसे ही थोड़ी आपसदारी बढ़ी, तो उसने मुझे एक दिन फिर अपना बताया कि मैं ऐसे हूँ, और मेरे पिता पुलिस में थे, और रंजिश में मुझे 8 साल की उम्र में किसी ने उठा लिया था। ओह माय गॉड। और फिर मैं वहीं बड़ी हुई, वहीं मुझे इस धंधे में लगा दिया गया। पहली बार मुझे पता लगा कि धंधा क्या है। मैंने उसको पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे बताओ आपकी क्या है ये। तब उसने मुझे बताया ये धंधा है। और मैंने कहा फिर? बोली फिर एक आदमी आया मेरी ज़िंदगी में जो मेरे ही गाँव का था। मैं उसको पहचान गई थी, वो नहीं पहचान पाया। मैंने सारी बताई बातें, तो उसको समझ आ गया कि हाँ ये उनकी बेटी है। लेकिन उसने मेरा, बजाय मेरी मदद करता, वो देह धर्म निभाने के लिए आता रहा। वो आता, हर रोज़ मेरे साथ बैठता, और मैं हर दिन गुहार करती कि मुझे निकाल दो। चाचा जी बुलाती थी उसे कि मुझे निकाल दो। उन्होंने कहा निकालूंगा। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना सब जो भी तुम पे पैसा हो और किसी का भी हो, क्योंकि बाहर जाके कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है, और मैं शादीशुदा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। उम्र दराज थे, रिटायरमेंट के नज़दीक थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। वो सब समेट के चली आई, जेवर भी, सब चीज़ें, पैसा वैसा, आसपास दूसरी लड़कियों का भी। सुबह 4 बजे से सब सोए, वो लेके चल दी वहाँ से। और उन सज्जन ने वहाँ से ट्रांसफ़र मेरठ ले लिया। अच्छा। और मेरठ आके इनको रखा। वो मार पीट करके साल भर में उन्होंने सब छीन छान लिया, और उसके बाद वो वहाँ से रिटायर हो गए, अपने घर चले गए। वो अकेली थी और कुछ नहीं था उसके पास। ऐसे में देखिए, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं पॉडकास्ट में भी कि ये ट्रैफिकर होते कौन है, कहाँ से आते हैं? कहीं से नहीं आते, आपके इर्द गिर्द हैं, सब नरपिशाच है। जो है, जिसके अंदर ऐसा भेड़िया छिपा हुआ है, वो आपके इर्द गिर्द भी हो सकता है। ऐसे में कोई आता है पड़ोस का और कहता है देखो हमें तो पता था वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, तुम्हारा तो पति था नहीं, वो मेरी शादी भी नहीं हो रखी, मैं करूँगा तुमसे शादी। फिर एक बार झांसी में आ गई, और वहाँ से लेके वो अपनी घर से 2 गली छोड़ के हमारे घर के पास में किराए पे मकान लेके रहने लगा। अच्छा। तो मुझे दुख तो हुआ कि मैंने कहा फिर अब वो मुझे मेरे माँ बाप से मिला दो एक बार। मेरे अंदर की जो जिद थी वो फिर एक बार सिर उठाया, और फिर मैंने सब अपने हस्बैंड को पुश करना शुरू कर दिया, तुम कहो
पिताजी से कहो। पर उस ज़माने में तो इस चीज़ को और गलत मानते थे, तो फैमिली सपोर्ट तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। था ही नहीं उस समय तक, कहाँ फैमिली हाँ, सपोर्ट। कि तो भाई मैंने तुम तो उससे दूर ही रहो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या लेकिन मतलब मैंने है? उनको ये नहीं बताया, मतलब मेरे हस्बैंड को तो पता लग गया, मैंने हुँ, उनको तो बता दिया कि भाई ये ऐसे जगह से बेचारी फंसी हुई है। हुँ, अच्छा, इमोशनल थे वो भी, तो घर में नहीं बताया किसी को, हाँ, बस सिर्फ ये था कि ले जाए, ये खो गई थी बचपन में। बचपन में वो खो गई। मान गए, भाई जिद तो करेगी ये, तब भी नहीं मानेगी, ले जाओ। ले गए। वहाँ जाके जो हुआ वो बड़ा बहुत दुखदाई था। हुँ, वो लोग आए, हुँ, इसके 2 भाई भी इसके बाद पैदा हुए जो हूबहू बहन की सूरत थे, माँ बिल्कुल बहन की ट्रू कॉपी थी। लेकिन बात की, रोए, सब पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन ले गया, यहाँ कौन लाया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मुँह फेर लिया। एक्सेप्ट नहीं किया। हमने बहुत कहा, मैंने कहा ये तुम ये क्यों नहीं कहोगे कि ये हमारे घर में झाड़ू पोछा करती, चलो और कुछ ना कहोगे तो ये कह दो। बोले ना, हम समाज को क्या मत दिखाएंगे, हमारा समाज में रुतबा है, रिटायर हो चुके थे फादर भी उसके, कि अब नहीं, हुँ, हम नहीं रखेंगे, चले गए। अब वहीं बात खत्म हो जाए तो समझ में आ जाए, हमारा तो पूरी रास्ते जो हमारा चीर फाड़ हुई है वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस ज़माने में। ले आई, हमको बताया नहीं, हाँ, है ना, वो हमारे को नहीं कह रहे थे, उन्हें कह रहे थे। हाँ, और उसके ज़रिए हम तक आ रही थी उन तक कि ये ले आई, बड़ी बेवकूफ़, तू भी इसके कहने से चला आया, हुँ, और हमें क्या पता ये औरत वहाँ से आई है, हुँ, और बताओ यहाँ आ गए, बेइज्जती करा ली हमने अपनी, पता नहीं क्या-क्या करती रहती है। अभी तो हमें लग गया हमारी गृहस्थी तो गई, हमको तो ये निकाल के बाहर कर देंगे, अब हमारा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो समझ गई थी। घर तक आते-आते उसने मन बना लिया था, और किसी वक़्त जब सब सोस आ गए, वो निकल गई, रही नहीं। तो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे सुकून हुआ, कतई मुझे दुःख नहीं हुआ कि वो चली गई। हुँ, फिर बरसों बीत गए, कोई मतलब साल भर, 1.5 साल लगभग बीत गया, और भाई दूज के दिन वो आई। हुँ, आके बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, फल मिठाई-विठाई लिए हुए थे, और आके कहने लगी कि मुझे एक बार उसे दिखा दो। गोविंदा बुलाती थी मेरे बेटे को, गोविंदा को दिखा दो। मैंने कहा पहले बताओ कहाँ थी तुम, और तुम्हारे पास ढंग से कपड़े भी नहीं थे, यहाँ तो झाड़ू पोछा कर रही थी, फिर अब क्या है, ये कहाँ से आ गया सब। तो उसने कहा कि देखो, जिनसे पैदा हुई उन्होंने ही नहीं रखा, हुँ, तो तुम्हें तुम्हारा घर क्यों बिगाड़ती, इसलिए तुमसे तो नहीं शरण मांग रही, हुँ, जहाँ थी वहाँ चली गई। मेरे हिसाब से कि कबाड़ी बाज़ार से आई थी और कबाड़ी बाज़ार चली गई। मैंने ये सोचा, क्योंकि मुझे मेरठ तक ही पता। तो मैंने कहा भाई मैं तो बच्चा नहीं दिखाऊंगी, हुँ, मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे, बड़ी मुश्किल से मैंने सब चीज़ें मैनेज की हैं, तुम जाओ। हुँ, बहुत उसने खुशामद की, मैंने नहीं किया। वो उठ के चली गई, सब सामान मैंने कहा सब उठा लो, हुँ, लेके चली गई। और जब उसने मुझे पलट के देखा ना दरवाजे के पास जाके, वो जैसे 2 आँखें उसके मेरे सीने पे चिपक गई, हुँ, वो कभी नहीं हट पाई। उसकी आंखों में इतने आंसू, इतने चेहरे पे मेरे से शिकायतें, हुँ, बहुत सारी चीज़ें थी। हुँ, और मैं वो दर्द तो कभी नहीं भूल पाई, आज तक भी नहीं भूल पाई। लेकिन अभी आप लोगों को मैं धन्यवाद दे रही हूँ, सबको, पॉडकास्टर्स को, कि आपके ज़रिए मुझे इतने बरस बाद ये सुकून मिला कि मुझे खबर मिली वो उनकी डेथ हो गई आगरा में। अच्छा। तो चलो इस नर्क से मुक्ति पा गई, होगी होगी वो 80 प्लस तो होंगी इस समय, हाँ, बुज़ुर्ग हो गए होंगे। ज़्यादा ही होंगी बल्कि। तो मुझे सुकून हुआ कि चलो इस दुनिया को छोड़ गई, पर उनको ढूंढने में गई। मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं काम करूँगी, मैं क्या करूँगी। फिर बरसों बीत गए, जो हमारे देवराना थे, जॉइंट फैमिली है, शादियाँ हो गई, सास ससुर रहे नहीं, तो मुझे लगा थोड़े आज़ाद हो गए। वो दर्द तो मन में था। तब मैंने इनसे एक बार कहा कि मैं जाऊँ उसको ढूंढ लूँ एक बार। हुँ, 28 साल की उम्र थी, कोई उम्र नहीं थी। पहले तो यहाँ से पड़े, फिर बोले अरे भैया तुम्हारी मर्जी है, चले जाओ, पिट के आओ तो रोना मत, यहाँ के कपड़े फटे हैं तो मुझे मत कहना, गालियाँ मिलेंगी बहुत बुरी वो मत कहना, और कहीं भी मैंने सुना कि तुमने वो फिर बात कही है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार जाऊँगी। लेकिन एक बार गई तो लौटी नहीं, फिर आप उसमें आज घुस ही तक, गए। बस आज तक नहीं लौट पाई। फिर डांट खाती रही, वो मुझे धक्के देती रही, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊँ, मैं क्यों आ रही हूँ। हुँ, फिर मुझे एक दिन एक बच्चा दिखाई दिया, तो मैंने कहा अरे मैं तो बच्चे पढ़ाने आती हूँ तुम्हारे, ये छोटे छोटे बच्चे सारा दिन चाय वाले के पास बैठे रहते हैं, हुँ, आपसे भी छुटकारा हो जाएगा। तो उनका ठीक है पढ़ा लो। हुँ, ये उनको लग गया था 1-1.5 साल में कि मैं उनको नुकसान नहीं पहुँचा रही कुछ भी। हुँ, तो बच्चे पढ़ाने का तो मेरा कहीं आज भी मेरा पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, हुँ। पर लेके बैठी रहती हूँ उनको ऐसे अनारा से सिखाने के लिए। ऊपर से शर्त ये थी कि मेरा बच्चा है तो मेरे यहाँ, और दूसरे का तो दूसरे के यहाँ, मेरे यहाँ नहीं आएगा कोई बच्चा। तो वो मेरे लिए तो एक रास्ता खुल रहा था कि मैं हर कमरे पे जा सकती थी इस तरह, और बेवजह उन बच्चों को घेर के बैठी रहती कहीं भी जाती हूँ। 10 to 5 की तरह से जॉब की। आपको डर नहीं लगता वो माहौल कि मैं इस ट्रैप में ना फँस जाऊँ, या ये इतना गंदा माहौल है, ये नेगेटिविटी मैं अपने साथ कैरी करूँगी?
मैंने एक तो मन बना लिया था, देखो डर तो मुझे कभी नहीं लगा, मैं खामखा कहने लगूँ मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं ये कर, मुझे कभी लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगा। यहाँ मैं फिर उसको धर्म से जोड़ती हूँ, शायद कोई शक्ति ऐसी थी मेरे साथ कि मुझे डर लगने नहीं दिया। मैं हंसती हुई ऊपर जाती, कभी किसी दुकानदार ने भी मुझे नहीं रोका, भाई सब जान रहे थे बेटा कहाँ जा रही हो, किसी ने नहीं कहा मुझे। कभी मुझे लगे कि थोड़ा शोर शराबा ये लोग मेरे साथ हैं, जब जरूर पूछते कोई लड़की निकालनी है क्या आज, ऐसे ज़रूर पूछ लेते, लेकिन ऐसे कभी किसी ने उंगली उठा के बात नहीं की, ना मुझे ना मेरी और जितनी भी महिला वॉलंटियर्स थी, किसी को कभी अच्छा, नहीं। लोग आपसे जुड़ते चले गए। हाँ, धीरे ये तो हुआ क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया ने हमारा साथ देना शुरू किया। सबसे पहले तो एक लड़की 2 साल बाद मेरे पास आई, लड़की क्या काफ़ी उम्र थी उसकी, 35 के करीब होगी उस समय। उसने मुझसे कहा कि कब तक आती रहोगी। मैंने कहा जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहाँ पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ाती हो, ये चाय की दुकान में जाकर बैठते हैं, फिर ग्राहक बुला के लाते हैं। तो मैंने कहा अपना अपना सोच है, मैं तो पढ़ाती ही रहूँगी। नहीं, ये कोई काम नहीं है, मुझे निकाल दोगी। तो ये 96 की बात है। मैंने कहा तुम तो निकल सकती हो, तुम तो सारा दिन नीचे जाती हो, मैं देखती हूँ तुम सामान भी तुम लाती हो, उसको पार्लर वाला जो कॉस्मेटिक्स वाला है उसको भी तुम बुला के लाती हो। तो उसने कहा नहीं जा सकती मैं, क्योंकि मेरी एक 14 साल की बेटी इनके कब्जे में। तो मैंने कहा फिर, बोली वो भी आएगी और मैं भी, दोनों को निकालना होगा तुम्हें। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब उसने मुझे कहा कि ऐसा करो, एक कस्टमर भेजो फेक, और पढ़ी लिखी थी वो लड़की, 12th कर रखा था उसने, और मुझे तुम उसको रात भर के लिए हायर कर लो। मैंने कहा तुमको जाने देंगे बाहर, बोले हाँ जाने देंगे। कितने बरस बीत गए, जो 14 साल की तो बेटी ही है, इसका मतलब उसको 15-20 साल तो हो गए थे। और शर्त ये है कि सुबह 6 बजे तक मैं रहूँगी, और 6 बजे तक अगर मेरी लड़की आ जाती है तो मैं वहीं रह जाऊँगी, नहीं तो वापस आ जाऊँगी। अब जो लड़की बताई तो वो राजस्थान के दूर दराज में बताई उसने। वो तो ज़माना कोई, अच्छा वो उस जगह नहीं थी, वो दूसरी नहीं जगह। हाँ तो होती ही नहीं, बच्चे ये नहीं होते हैं। तो फिर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया, मैंने कहा सर इतनी मदद तो कर दो, एक बच्ची निकलना चाहती है। तो तब इतने बुरे भी लोग नहीं थे, मैंने कहा ठीक है करते हैं, लेकिन बाई रोड भेजना पड़ेगा एक आदमी, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं। और वहाँ से उन्होंने लैंडलाइन से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया, बच्ची को चिन्हित किया, सारी चीज़ें उन्होंने पहले तय कर ली, और तब यहाँ से एक बंदा गया, अर्ली मॉर्निंग निकल गया, और ये हिदायत हुई कि उनको उसको राजस्थान बॉर्डर पार कराया जाएगा, बच्ची को खतरा नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह 6 बजे तक सुबह यहाँ आ जाना चाहिए। रातें लंबी थी, सर्दियों के दिन थे। 6 बजे तक तो सब ठीक रहा। 6 बजे के बाद लड़की ने उसने बवाल काट दिया कि मैं जाऊँगी, मेरी बच्ची को मार देंगे, मुझे वापस छोड़ के आओ, मेरी बच्ची को मार देंगे। अच्छा। कुछ समय हमने थोड़ा और रिक्वेस्ट की, जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने, हम लोग पूरी रात ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस किए हुए अपने बीच में बैठे रहे ऑफिस में। तो सुबह उधर से फिर खबरें आने लगी कि मुकदमा लिखाया जा रहा है, जो आदमी लेके गया था, एक मेरी लड़की को ले गया, मेरी लड़की को ले गया, और लड़की को नहीं लाया। वो तो खैर हमें फिर उन्होंने कहा कि अजीब बात करती हो आप, हम यहाँ बैठे, किसकी औकात है कि वहाँ कोई लिखेगा, वो उच्चाधिकारी थे शहर के, कि वहाँ पे मुकदमा लिख देंगे। वो करने दो उनको जो वो कर रही हैं, थोड़ा और इंतज़ार करो। उस लड़की को उसने कहा बेटा थोड़ा और इंतज़ार करो, जहाँ इतना तुमने किया है, भाई रोड आ रहा है, वो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। 7 बजे हुआ है लेके बच्ची को, और समझिए कि वो जो उनका मिलना था और उस महिला का जाना था, दोनों जैसे मिक्स एंड मैच हुए। मुझे लगा कि उसकी आंसुओं में से एक आंसू को की मैं कीमत अदा कर सकी बस। पहली बार माँ बेटी का जो मिलना था, वो जो आंसू थे। और तो वो फिर रीस्टैब्लिश हो गई, दोबारा गई? हाँ, नहीं, मतलब ही नहीं। फिर तो आपके संपर्क में रहते हैं वो लोग आज भी? देखिए, जो सरकारी तौर पे जाते हैं, नारी निकेतन जाती हैं लड़कियाँ, वहाँ से शादी होती हैं। अच्छा। और वेल एस्टेब्लिश होते हैं, ऐसा नहीं है। वो सेफ जगह है? वो सेफ जगह है, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सरकारी तौर पे। और क्योंकि मीडिया का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा होता है मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव, कि लोग क्या कहते हैं, लोग मीडिया को मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मेरे साथ इतना पॉजिटिव उनका हमेशा बिहेव रहा, तो उससे ये रहता है कि बेटी की सुरक्षा तो अपने आप ही तय हो जाती है। ज़रा से भी उस लड़की को कहीं खतरा हुआ, सरकारी तौर पे भी अगर हुआ, तो मीडिया तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा तो देगा। आपको थैंक्स बोलते हैं लोग आके बाद में? हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटियाँ हैं वो। अगर मुझे एक आदमी अभी आके 2 महीने पहले कह रहा है कि जी वो जैसी तुमने एक लड़की दी, देखिए मैं यहाँ एक काट के बात कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मैंने कहीं अच्छे घरों में ब्याह रखी है, नहीं, वो ऐसे हैं कि हैंड टू माउथ है बिल्कुल ठीक है। ना? लेकिन अगर कोई आके ये कह रहा है जी जैसी लड़की तुमने वो दी थी,
एक लड़की हमें भी दिलवा दो, शादी करवा दो हमारे लड़के की। अच्छा। और देखिए वो तो भाषा भी आसामी थी, वो लड़की भाषा भी नहीं जानती थी, अब हिंदी बोलती है पर और सारे काम करती है ढोर डंगर के सब। इट्स अ बिग अचीवमेंट। Achievement। अगर ये आपसे कोई रिवॉर्ड ये रिवॉर्ड है आपका कि अगर वो आके कह रहे कि हमें एक भी और शादी करनी है शादी करनी है। और बच्चे खुश रहते हैं, खुश बिल्कुल। आपसे होती हैं बातें? हाँ हाँ, बातें नहीं बराबर हम फॉलो अप करते हैं। अच्छा। जैसे अखबार में हमारा 1-2 दिन पहले छपा कि एक बच्ची को निकाला है। अब वो चूँकि उस वक्त हमारे पास कोई और साधन नहीं था, तो ASTU के ज़रिए वो नारी निकेतन चली गई लड़की। लेकिन हमारे पास तो आती ही रहती। हम एक लड़की को निकाल के लाए देहात से, जो जिसकी खरीद फरोख्त चल रही थी, और उसमें सरकारी तंत्र के लोग शामिल थे। अच्छा। सरकार के लोग शामिल थे, सो कॉल्ड मंत्री शामिल थे। हमें धमकाया गया, ऐसे घेर के बैठ लिया गया। मैंने कहा जी लड़की तो लेके जाएंगे, मर के जिंदा, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ मैं कहती हूँ कि प्रारब्ध मेरा साथ देता था। तो हम बैठे रहे और वो धमकाते रहे, आप जानती भी हैं जहाँ बैठी हैं? हाँ मैंने कहा जानती हूँ, पर तुम भी मुझे नहीं जानते, मैं तो हथेली पे रखी हुई है जान, जब चाहे ले लो, फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो जाएगी। और बच्ची इतनी मासूम थी, थोड़ा मंदबुद्धि भी थी। मतलब मंदबुद्धि ने कम समझती थी, स्लो लर्नर टाइप की बच्ची थी। और मैंने उससे पूछा बेटा तू चलेगी? हाँ ये तो मेरी शादी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे में कर रहे हैं? 80,000 रुपये दे रहा है वो जो है। मैं क्या समझी, मैंने कहा यही बहुत है मुझे इतना। मैंने खैर मुकदमा लिखाने गई, मैं मुकदमा ना लिखे कोई, बड़े लोग हैं, मंत्री है वो, मौजूदा सरकार में मंत्री थे उस समय। हमने कहा भैया लड़की तो ले जाएंगे, चाहे मर के ले जाएं कैसे भी। लाए हम लड़की को, इतने फजीहत के बाद लाए कि उनकी उल्टी फजीहत हुई। और देखिए लड़की लाके हमने ऑफिस में रोकी थी, अभी उसका मीडिया ट्रायल भी नहीं हुआ था, वहाँ तो हो गया था जो भी होना था, लेकिन यहाँ के लिए भी रह रहा था। तो इतने में ही एक लड़का आता है और देखता रहा थोड़ी देर, तो सब बातें सुनता रहा। फिर बोला जी मैं अभी हरियाणा से आया हूँ। मैंने कहा बताओ क्या काम है मुझसे कुछ? अभी तो बिजी हूँ। बोल ना मैं तो यहीं के पास का रहने वाला हूँ, पास में गाँव है मेरा, मैं एक ऐसी लड़की शादी करना चाहता हूँ जिन्हें आप छुड़ाती हो। अच्छा। मैंने कहा ऐसी कह रहा है? नहीं आप मुझे आजमा के देख लेना, मैं MA पास हूँ और प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, थोड़ी सी ज़मीन है, ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 बीघे ज़मीन है, खुश रखूँगा। मैंने कहा ये खड़ी लड़की तू देख ले, तेरे सामने थोड़ी सी लो लर्नर है, खूब देख ले। बोले मैं तैयार हूँ। बात ये है ही नहीं कि मुझे शादी करनी, बात ये है कि जब आप इतनी लड़कियों की माँ हो सकती हैं तो मैं किसी एक का पति भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत। और देखिए हमने उसी समय, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारी एक और वॉलंटियर थी, उनसे हमने लिया। मैंने कहा तुम तो वो रखती हो पूरे कॉस्मेटिक्स अपने इसमें, एक निकालो जरा लिपस्टिक, वो तो ये मांग भरेगा उससे लिपस्टिक से इसकी। 2 माला मंगवाई, मिठाई मंगवाई। मैंने कहा चलो हो गई शादी, और 2 बच्चे, बहुत अच्छे से रह रही है, बड़े मज़े से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। और अब तो लगती नहीं कि स्लो लर्नर है, ठीक ठाक है, अब वो ठीक ठाक ठीक ठाक वो है। माहौल से भी, माहौल से कितनी जगह वो बिकी थी लड़की, समझ ही नहीं आ रहा था। बागपत से मेरठ आई, मेरठ से बुलंदशहर उसकी बात चल रही थी। तो ये स्थिति। ये क्या जो बच्चे किडनैप हो जाते हैं वो होते हैं? हाँ वो किडनैपिंग का ही शिकार थी। वो लास्ट तक अपना घर नहीं बता पाई हमें, बिहार की कहीं की थी वो लड़की, छोटी एज में आ गई। हाँ उस समय भी वो 14-15 साल की मुश्किल से थी, जब उसका इतनी जगह खरीद फरोख्त होते होते वो यहाँ जाके 18 साल की हो गई थी। 18 की भी इसलिए थी वो, जो मतलब हमको समझ आया कि वो मेडिकल टेस्ट में, जब उसका मेडिकल भी हम कराते हैं तो उन्होंने कहा ये इस एज की होगी। हाँ ये लगभग 17-18 के बीच की है। एक बहुत ट्रेंड है मेट्स लाने का, ये जो ब्यूरो वाले मेट्स लाते हैं, ये लड़कियां कितनी सेफ रहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं सेफ। आप केवल आप सेक्सुअली अब्यूज को मत समझिए, उनके साथ जो बीतता है वो नर्क से बदतर है। अच्छा। मैंने कितनी ऐसी लड़कियां निकाली हैं उन बड़े घरों से, कि एक बच्ची, किसी एक औरत ने मुझे फ़ोन किया कि आप इतनी लड़कियां निकालते हो, घर से किसी को नहीं निकालते? मैंने कहा नहीं बताओ। बोली एक बच्ची है मेरे घर के साथ, और वो रो रही बुरी तरह से वो महिला। मेरे घर के सामने एक जो कोठी है जिनकी, उनके घर में एक लड़की है, वहीं एक इतना बड़ा सा कुत्ता बनता है, उसी जगह वो बच्ची है, डर के सहमी बैठी रहती है, न उसको खाना खा सकती, रात की बची रोटी उसको पकड़ा जाते हैं, उसी कुत्ते को डाली, वो बच गई, वो खा ली। मैं कहा तुमको कैसे दिखती है? बोली सामने ही खिड़की है, उस खिड़की में खड़ी हो के वो कभी कभी लड़की ऐसे भी कहती है खाने को दे दो, हम दे नहीं सकते क्योंकि बाहर भी उन्होंने CCTV लगवा रखे हैं। हमें जो होगा देखा जाएगा। मैं क्या करते हैं वो जो घर में, तो उनका बताया कि ऐसे ऐसे ये है, उनका एक पार्लर है। तो मैं पहले उसके सीधे पार्लर पे गई, हमने उसे कहा मैडम वो आपके पार्लर की बड़ी तारीफ़ सुनी है, मेरी बेटी की शादी है और मुझे बुक करना है। बोली ठीक है मैं एक वो दे देती हूँ आपका अपना कार्ड, कौन सा आपको करना है वो बता दीजिएगा। मैंने कहा वो तो बेटी ही करेगी, आप मुझे दे दो एक, मैं लेके चली जाती हूँ। ठीक है। अब मैंने कहा कब तक मिलेंगी आप मुझे यहाँ? तो उनका मैं अभी 3 बजे तक यहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं 3 बजे से पहले पहले आ रही हूँ।
मैं सीधे मैंने थाने को संपर्क किया, अगर लड़की निकलवाओ भाई। तो कैसे निकल, वो कहे खिड़की खोलो, तो उसने वो नहीं उड़िया थी, नहीं समझा पा रही थी, लेकिन जो समझ में आया कि ताला लगा हुआ है। फिर वो पेज खोले पुलिस वालों ने, खिड़की उतारी, उसमें से वो लड़की को निकाला। मीडिया ट्रायल पूरा हुआ, और एक औरत इतना इस कदर, जब मैंने अगले दिन फोटो देखा अखबारों में तो बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैं समझ गई इस औरत ने मुझे शायद संपर्क किया होगा। ऐसे अननोन हमारे फॉलोवर भी हैं। उसके बाद आप समझिए कि उसमें कितने बड़े लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संकल्प की अध्यक्ष ने हमसे 5 लाख रुपए मांगे, इसलिए अच्छा, हमारे यहाँ वो, इसलिए हमने हाँ, हमारे यहाँ रेड की। और भैया लड़की कहाँ है वो? फिर मैं तो उसे निकालती ना, तुम 5 लाख दे देते तो लड़की वहीं रह जाती। फिर ये सोच है। और वो अखबारों ने खैर उसका खंडन करा कि ये क्या बेहुदा मजाक, क्योंकि वो एक उस समय तात्कालिक एक बड़े अधिकारी की बीवी थी। तो सोचिए आप। जैसे हम धर्म पे बात करते हैं तो हमारे बहुत धार्मिक गुरु हुए, जैसे अगर मैं सबसे पहले शुरू करूं आसाराम जी से, तो आसाराम जी पे भी यही स्कैंडल लगा, और उसकी वजह लगा से नहीं है। तो आप ये मानती हैं कि धर्म में भी इस चीज़ का बहुत प्रयोग होता है? हमारे उसमें कहा जाता है कोई सिद्धि ली जाती है, इसलिए ये कर्म किया जाता है जिससे सिद्धि, हाइपर सिद्धि आपको मिल जाती है। आसाराम जी इसी वजह से गए, तो आपको लगता है ये सत्य है? देखिए, मैं उदाहरण के तौर बताऊंगी आपको, मेरे सामने तो हुआ है। अच्छा। बाबा राम रहीम है ना, जेल में पड़े, पैरोल हर दिन सरकार उनको पैरोल दे रही है। आप देखिए 1 साल में उनको 10-10 पैरोल मिल रही हैं। क्या है इसका कारण? क्योंकि सरकार को पैसा जाएगा चुनाव में खुला। और बाबा की ये हालत थी कि हमको बहुत दिन से अप्रोच कर रहे थे कुछ लोग। अच्छा। हाँ लगातार अप्रोच कर रहे थे, इन बहनों का एक सत्संग कराओ, इन बहनों को बाबा के पास लेके चलो, इन बहनों की शादियां करवाएंगे, आप बाबा की फिल्म दिखाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा भैया बाबा को यहाँ आके दे देना प्रवचन। अच्छा, जिन महिलाओं को आप बचाती हैं उनको लेके जाओ। रेड लाइट एरिया की महिलाओं को, रेड लाइट एरिया की? हाँ, बचाई हुई तो बच गई, उनका तो मतलब ही नहीं है। हाँ। जो वहाँ है उन बहनों को लेके चलो आप। मैंने कहा यहीं आ जाएगा बाबा, मैं नीचे व्यवस्था कराती हूँ धर्मशाला में, और सारी महिलाएं आ जाएंगी, दे दे इन्हें, क्या प्रवचन देगा। बाबा यहाँ नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ऐसी जगह ना ले जाती हूँ जिस बाबा को वहाँ तक आने में जोर पड़े। और कुआं प्यासे के पास जाता है, ये प्यासी नहीं है, बाबा प्यासा है अपने भक्त बढ़ाने का और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का, ये नहीं जाएंगी। फिल्म दिखा दो, मैंने कहा ये नहीं जाएंगी। अल्टीमेट वो चुप नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि एक दिन हमारे पास बड़ी रिक्वेस्ट के साथ आए, बहन जी अब तो आपको चलना पड़ेगा, और बाबा का चूँकि जन्मदिन है तो आप यकीन नहीं करेंगी, बरनावे में मैं कहती हूँ करोड़ों अनुयायी इकट्ठा होते हैं, सांस नहीं आता वहाँ अंदर। तो बाबा हमें बुला रहा है, हमने कभी चलेंगे भाई। पता लगा कि एक लिस्ट बनी है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, एक एसपी सिटी, एक हम, एक कोई और व्यापारी वर्ग से, और हमें स्पेशल इन्वाइटी हम हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ तो नंबर नहीं आता, कई दिन लोग पड़े हुए हैं। लगभग 10 बीघे में तो पार्किंग बनी हुई है कि खेत के खेत खाली हैं, जिसमें गाड़ियाँ खड़ी होती, लोगों की दूर दूर से आते थे। चले गए हम वीआईपी। मैंने कहा भैया चलो वीआईपी दर्शन तो कर ही लें। बाबा आए, पहले एक सब टेंट का बना हुआ था और सांस आना मुश्किल हो रहा था। हमने कहा भाई हम तो मर जाएंगे थोड़ी देर में, ये हमारा तो बस किया नहीं, तो खुले में रहने वाले लोग हैं। तो उन्होंने हमें एक कमरे में ठहराया, जिसके बराबर वाले, कमरा नहीं मतलब वही जो पर्दे बने हुए थे, और उनके बराबर में बर्फ़ की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। हमारे जो डीपीओ साहब थे वो थोड़ा उम्र दराज हो रहे थे, रिटायरमेंट के नज़दीक थे, उनको बेचैनी होने लगी। मैंने कहा चलो सर आप तो इस कमरे में बैठ जाओ, एसी जैसा लगेगा, आप यहाँ बैठे रहो, कुर्सी डाल दे। इतने में बाबा आता है, और बाबा ने हमको एक कोई, भाई हम भूल गए उसे, कोई मंत्र बताया, ये मंत्र आप जपो। हम हंसते भी रहे, एसपी साहब भी थे, हम भी थे। तो हमने कहा जी ज़रूर, क्योंकि लेकिन ये किसी को मत बताना, इसका वो ख़त्म हो जाएगा जो असर है। मैंने कहा अच्छा जी ना बताने के, कुछ याद रहा कुछ नहीं रहा, पता नहीं भगवान जाने क्या था। फिर उन्होंने कहा कि आइए आप वहाँ पे भोजन करिए, हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। चलो जी हमने भोजन भी कर लिया। क्या करवा के रहेगा समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद वो बाबा हमसे कहते हैं कि देखिए मेरी आपसे बार बार अनुरोध है कि उन बहनों को तो लाइए हमारा प्रवचन सुनने। मैं कोई उनकी एजेंट थोड़ी हूँ कि उनको प्रवचन, उनका मन करता होगा प्रवचन सुन लेंगे आके, और उनको समय नहीं है प्रवचन का, क्योंकि पूरा दिन और सुबह 4 बजे तक उनका व्यवस्था है उनकी काम की। नहीं, वो रोजी रोटी तो हम देंगे, उनका विवाह करवाएंगे। और मैंने कहा उन्हें विवाह ना करवाना, तुम आराम से बैठो बाबा जी। और हमने कहा भी रुक के देखेंगे इस बाबा के। मिनट में वो अपना चौका बदलता था, कभी गुलाबी रंग का, तो अभी वो क्या एक पिला रहा है रूह अफ़ज़ा टाइप का, उसको कुछ और कहते हैं वो लोग, उस पर टूट के पड़ रहे हैं लोग, मर रहे हैं। एक लौकी बिकी 25,000 की, बाबा की क्यारी में होगी है। ये स्थिति थी। तो आप ये बताइए कि वो केवल उन्हीं औरतों को बुला के हमको क्यों करना चाहते थे ऐसा। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो बाबा जी
तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी बहुत महिलाएं हैं, इनसे जो चाहे कराओ। उन महिलाओं की तरफ कभी पैर करके मत सोना, और उन आदमियों को भी कहा जो उनके एजेंट थे, मेरी तरफ मत आना कभी भी। मैं थोड़ा बदतमीज़ हूँ इस मामले में। अगर उन औरतों, कोई भी एक औरत को फुसला के तुम ले गए, तो कसम से कह रही हूँ कि तुम्हारा जीवन नष्ट कर दूंगी। नहीं तो ये भी हो सकता है कि शायद वो शादी कराना चाहे, वो वैसे भी तो खराब जगह रह ही रही है। कौन लोग करेंगे उनसे शादी? ये बता के कर रहे हैं कि ये बहनें वेश्यां हैं, कौन कर रही है उनसे शादी? और फिर क्यों नहीं आना चाहते आप? मैं तो कह रही हूँ प्रवचन दो ना, आओ उनके घर पे बैठो। अगर वो श्रद्धा से भाव से ना बैठे तब तुम कहना ना। साधु कौन है? सही बात साधु है। थोड़ी साधु है। साधु तो वो है जो निर्लिप्त है हर तरह की भोग और माया से। नहीं, ये लोग भोग माया से निर्लिप्त तो नहीं है, इनके पास बहुत माया है। बहुत माया है, गवर्नमेंट यही चलाते हैं। तो मैंने कहा, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा आपके पास बहुत माया है, चलिए एक शेल्टर होम बनाते हैं। अच्छा से एक बढ़िया सा शेल्टर होम बनाइए, वहाँ इनको कामकाज सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। मैंने कहा मैं तमाम सरकारी डिपार्टमेंट से संपर्क करूंगी, डूडा से, आपके ITI से, सबसे, वो इनको ट्रेनिंग देंगे, रहने की व्यवस्था आप करिए। मैंने कुछ फोटोज भी दिए, मैंने कहा देखिए नेपाल की माइती संस्था के साथ सरकार ने बनाया है, कितना बेहतरीन है, वहाँ लड़कियाँ ट्रेंड होकर जा रही है, आप भी करिए। फिर उसके बाद बाबा ने हमसे कभी संपर्क नहीं किया, बाबा के एजेंट भी नहीं आए। तो मतलब ये सत्य है, क्योंकि इनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत बड़ी बात है, इनके अगेंस्ट। तो किसी एक महिला ने, उसने कदम उठाया, उसके बाद भी इतनी अपोजिशन, उसके बाद लोग नहीं। और फिर मैं एक बात सुनिए ना, हम ऐसे 4 लोगों को क्यों चुना गया कि NGO से, हम जो NGO तो और भी थे, आप उनको बुला सकते थे। SP सिटी क्यों, पुलिस से अधिकारी जो DPO हैं, चूंकि वो इसी उसके लिए होते हैं कि उनके पुनर्वास और व्यवस्था और सारी इस तरह का जो भी काम हो DPO की अनुमति के अनुसार होता है, तो उनको क्यों बुला रहे हैं आप? आपको बुलाना, DM को बुला लो, DM तो शहर का मुखिया है, हमको क्यों बुला रहे हैं? तो आप सोच के देखिए, ये एक तरीका था कि किसी तरह ये थोड़े, भाई ये भी बदतमीज, हमारे SP सिटी साहब को भी थोड़ा दबंग और बदतमीज माना जाता था कि भाई जिस बात पर करना वो नेता वेता किसी की सुन नहीं रहे, करते हैं। तो बुला लिया हमें, हमारे DPO साहब सीधे साधे थे बेचारे, डर के मारे बैठे रहे, पता नहीं बाबा हमारे पे कोई क्या छू मंतर करेगा। तो सोच के देखिए क्यों हमको बुलाया, है ना। ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है। इसको धर्म मैं नहीं कहती, ना रामपाल को, ना आसाराम को, बाबा राम रहीम को, मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं है। एक पुराना नाम और है ओशो का। वो तो कहते ही हैं संभोग से समाधि तक। हालांकि मैं काफ़ी हद तक ये मानती हूँ कि वो कहते हैं उन्मुक्तता है, वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वो आपका जीवन है, आपकी सोच है, बाध्य नहीं कर रहे वो किसी को, और जबरन नहीं है किसी के साथ में। जो भी था, जो फॉलो कर रहे हैं वो करें, जो ना करें ना करें। मगर लोग जुड़े तो इसीलिए कि उनकी बुक्स इसलिए पढ़ी कि उनमें वो उसमें से एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे थे, वो अपने मन का ढूंढ रहे थे, उनकी बुक्स में से, उनके इस कहने से कि वो कह क्या रहे हैं। फॉलोअर थे, बहुत फॉलोअर, है ना। और वो नग्न होके एक कमरे में नाचना और वो सब एक व्यवस्था करना, वो लोग थे जो स्वेच्छा से थे, किसी को जबरदस्ती तो नहीं थी ना। इन आश्रमों में जबरदस्ती लड़कियां हैं जिनके साथ अगर नहीं है, अभी चल रहा है, बिल्कुल ये लोग जेल में तब भी। और देखिए सरकार पैरोल दे रही है बार, उन्हें नहीं, आश्रम को आज तक नहीं मिली, रामपाल को नहीं मिली आज तक, राम रहीम को मिल रही है, क्योंकि पैसा है, बहुत सारा पैसा, उसके फॉलोवर बहुत हैं। भक्त बहुत हैं, इन लोगों को छोड़ते नहीं। आसाराम जी के भक्त बहुत है, आज भी हमारे गुरुजी तो सही हैं, हमारे गुरुजी तो सही है। हाँ, पता नहीं क्या पिलाते हैं, कि हमें तो मंत्र सुन के भी बाहर याद है, हमने सबको बताया अपने सारे वॉलंटियर्स को, भैया ये मंत्र तुम याद रखना, हम तो भूल जाएंगे थोड़ी देर। रोटी, लोग एक टुकड़ा कोई लेके आ रहा था अंदर से, तो उसे टूट के पड़ रहे थे, भैया जरा सा मैंने कहा लो हमारे पास है बहुत सारी, सब ले लो। पता नहीं क्या पिलाते हैं, ऐसा क्या देते हैं, कैसी धर्मांधता है, बहुत अजीब है सोचो तो। हमारे समाज में शुरू से पहले रानियों के साथ देवदासियां आती थी, रानियों के साथ वो उनकी सेविका आती थी, वो सिस्टम था। रानियों के साथ किन्नर भी आते थे, उनका क्या रोल है? किन्नर हमारे शास्त्र में है, पर रानियों के साथ क्यों आते थे उनके घर से चल के रानियों के घर? देखिए पहली बात तो वो रानी के हरम में रखे जाते थे। हरम बोले तो जहाँ रानियां रहा करती थी, है ना, ये ताकि वो सेक्स ना कर सके किसी अन्य आदमी को अपने अंदर। राजा को तो महीनों में एक रानी का नंबर आता था, तो जो उनकी नीड है वो पूरा करने के लिए किसी और दास को या और किसी ऐसे व्यक्ति को ना फंसा ले। हाँ, वहाँ भी अगर आप पुरानी कुछ चीज़ें पढ़िए और उनमें देखिए कि वहाँ भी जो उनके राज पुरोहित होते थे उनको जाने की आज्ञा थी रानियों के पास, वो चाहे जो करें। और किन्नर होता ही इसलिए था कि वहाँ कोई बाहर का आदमी ना आए
और वो उनके पास रहे, वो ये नहीं कर सकता था। तो इसलिए किन्नर तो आने ही आने थे। वो उस जो मतलब उनका एक जो कहना चाहिए कि बाहर कोई खड़ा कर दें चौकीदार जैसा, वो रखने की व्यवस्था नहीं थी। किन्नर का वो काम था। तो मतलब हमारे धर्म में शुरू से ये हाँ, सिस्टम है। हाँ, राजा बहुत इंटेलिजेंट थे, पॉजेसिव थे, बिल्कुल। कि हमारी रानियां गलती हाँ, ना करें, ना करें। इसलिए वो व्यवस्था करके व्यवस्था करके चलते थे, बिल्कुल। क्योंकि उनको उनके हरम में जितनी रानियां उतना उनका रुतबा ऊंचा है। तो उस रुतबे को कैसे कोई एक रानी भाग गई या किसी और के साथ संपर्क होकर वो अगर और भी कुछ नहीं तो सिस्टम प्रेग्नेंट बिगड़ हो गई जाएगा। तो उनका तो इज्जत उतर जाएगी, कमजोर राजा हो जाएंगे वो। इसलिए वो किन्नर हाँ, लेके किन्नर आते रखे जाते थे। थे। और ये दासियां जो रानी के साथ शादी होके आती थी, उनका देखिए कार्य दासियों का आप ये कैसे, अगर कोई सोचता है कि दासियों का शोषण नहीं होता था तो ये बड़ी मूर्खता की बात है। हम्म, महाभारत में देख ली दासी पुत्र रहे, हम्म, उनको एक सम्मान भी मिला है। हम्म, ये एक दीगर बात है कि उनको क्यों सम्मान मिला, कि वो अलग तरह की बात थी। देखिए मैं कुछ चीज़ों पे अगर हो सकता है ये बहुत विरोधाभासी बात है, मैं महाभारत की बात कर रही हूँ, हम्म, धर्म से तो उन्हें भी जोड़ रहे हूँ। हम्म, आप कहते हैं कि अ, वो जो थे सब वेद व्यास के पुत्र थे, हम्म, है ना। हम्म। आंख बंद हो गई तो अंधे पैदा हो गए, पीले पड़ गई डर से तो पीले तो हो गए, पांडु हो गए। पांडु हो गए। हाँ, वो कुछ नहीं, दासी डरी नहीं तो तो वो कौरव हाँ विदुर हो गए। विदुर हो गए। लेकिन साथ में एक जिक्र और आता है हम्म, जिसका हम आज भी जिक्र, जिसे आप IVF आज कह रहे हैं, एग्जैक्टली, नियोग प्रथा, जिसे आप सैरोगेसी कह रहे हैं आज, सैरोगेसी क्या है ना। वो सब सैरोगेसी का परिणाम थे। हाँ, जैसे कुंती के लिए करते हैं कि सूर्य का ध्यान किया, कर्ण, ऐसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता वो है? विवाह पूर्व का है। हाँ, तो उसको एक सम्मान, और सम्मान कभी नहीं मिला दासी, उसे सूत पुत्र ही कहा जाता रहा। हाँ, हाँ। पूरी महाभारत में उसको सूत पुत्र कहा जाता हम्म, रहा। हम्म, वो केवल बहाया ही, आज भी बहा देती हैं, आज भी जंगल में फेंक देती हैं औरतें। वो भी वही समय था कि उन्होंने फेंक दिया उसको। लेकिन हम हमेशा उसको धर्म से जोड़ते रहे। गंगा पुत्र हो गए वो, क्योंकि गंगा जी से मिले, इसलिए उनको एक सम्मानजनक वो दे दी कि नहीं कुंती तो खराब ही। अगर कुंती ने वो विवाह पूर्व नहीं पैदा करा तो छिपाया क्यों? सूर्य पुत्र होना तो अपने आप में बड़े गौरव की बात थी, क्यों छिपाया? तो हम धर्म की आड़ में हमेशा से केओस होता रहा है, हमेशा से। धर्म को हमने एक ऐसा सेफ गार्ड बना लिया कि इसके छत्र छाया में हम कुछ करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, बदनामी नहीं हो जाएगी। जैसी धर्म आया तो सब चीजें खत्म हो तो मतलब हमारे धर्म में भी बहुत कृतियाँ हैं, बहुत गलत चीजें हैं जिनको हम धर्म के नाम, बल्कि आजकल की जनरेशन कहती है, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ये क्या बकवास है कि ऐसे आंख से देखने से बच्चे हो गए, या वो उनके दशरथ के बच्चे हुए, वो गुरुजी आए उन्होंने एक सेब दिया, सेब से बच्चे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये पता क्या स्थिति थी कि जैसे आप कहते हैं भीष्म पितामह की बात कि उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने वचन दिया, और आज भी उसे भीष्म वचन हम कह के संबोधित कर रहे हैं। कभी भीष्म का अंदरूनी भी जान लो, उनकी तो शादी कोई करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट और इतने सशक्त व्यक्ति थे कि अगर उनके पुत्र होते तो हो सकता है वो उनसे भी ज्यादा होते, तब इनका क्या होता, तब इनका क्या होता? और हाँ, ये तो कहीं भी नहीं थे, ये तो निरे बौड़म लोग थे सिवा विदुर को छोड़ के। तो विदुर को कौन सा राज दे दिया? वो भी तो वेदव्यास के पुत्र थे। तो एक आदमी को आप ये छूट दे रहे हैं कि वो आपकी रानियों के पास भी आया और इनसे उसको अच्छा नहीं लगा तो दासी के पास भी चला जाए। क्यों दासी के पास हुआ? दासी को क्यों दिया फिर एक पुत्र का? चलो उनके वरदान से ही हुए, क्या मतलब था? दासी से क्या मतलब था? तो दासियों का तो बिल्कुल शोषण बराबर है रानी के साथ। राजा नहीं करेगा, कोई और राजा का गुर्गा करेगा, कोई सेनापति है, कोई और है। दासियों का काम ही ये था, वो आती इसलिए थी, थोक में आती थी दहेज की तरह से, वहाँ का वो सब ठीक ठाक चलता रहे। और वो सब अपहृत औरतें, दूसरे की बीवियां भी होती थी कई बार, गरीब की। आप बहुत सारी चीज़ें आप डीपली पढ़ोगे तो उसमें साफ है कि वो पत्नी थी, हाथ जोड़ के रोता रहा, साहब छोड़ दो, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो सुंदर इसी तरीके से कहा जाता है कि अकबर जोधा की शादी क्यों हुई? जोधा इज अ एग्रीमेंट, जोधा लव नहीं था अकबर का। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट था। जो वो अकबर उनको चाहे वो हुमायूं का और करमवीर का रहा रिश्ता, भाई बहन का, वो सब एक एग्रीमेंट थे सरकार राजाओं के आपस में। ऐसा तो नहीं। हाँ, ये सब धर्म की आड़ लेके जितनी खुराफातें होती रही वो आज भी हो रही, उन्हीं को फॉलो कर लिया इन लोगों ने। जिसने नस पकड़ ली वो कर रहा है। और कहीं दूर मत जाइए, अभी भी तो धर्म गुरु हो रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही वो क्या बोल रहे हैं, क्यों उनके चरणों में लेटी जा रही हैं औरतें। अभी एक उम्र दराज औरत हमारी जैसी उम्र की, और क्या बकवास कर रही है उन बाबा से, और बाबा हंस रहे हैं खीसे न पोर के उसको। क्या बकवास कर रही हैं वो कि जी मेरे पति एक कामी हैं, भोग विलास करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे रास्ता बताओ। क्या तरीका बात करने का, और वो हंस रहे हैं इस बात पे।
महिलाएं जा रही हैं उनके चरणों। आप समझिए कि मेरा छोटा सा शहर है, उसमें अगर कोई से एक बाबा आ जाएं, अनिरुद्धाचार्य आ जाए, वो दूसरे कौन बागेश्वर धाम, वो निहात छिछोरे आदमी वो आ जाएं, और ऐसे टूट के पड़ती हैं औरतें। हमारा जिमखाना मैदान है वो थोड़ा नीचा है, 4 फुट, शहर ऊंचा हो गया, उसमें बरसात में पानी भर जाता, इतने पानी भरे हुए थे और उसमें औरतें उनका सुन रही थी, घुटनों तक बैठे हुए पूरा टाइम। घर में अगर सास रोटी मांग ले, ससुर रोटी मांग ले, तो उसको 4 गालियां देंगी। नहीं, पर कहते अब तो यही है कि धर्म भी औरतें ही चलाती हैं। औरतें ही, बिल्कुल। अगर औरतें ना होती सब बाबाओं का नामो निशान मिट जाए, ये अगर ना करें। अरे घर में तो देख लो बाबा, और देखिए हम तो पता नहीं, हम तो उस फैमिली से है, थोड़ा सा हमारे फादर ऐसे ही रहे कि हमारी मदर एक बार किसी सत्संग में चली गई तो बड़े नाराज़ हुए, और हमें याद है कि हमारे घर की वो ऐसी मूक महाभारत थी कि कोई बोल नहीं रहा था एक दूसरे से। तो उन्होंने कहा कि हमारे ताऊ जी बीमार थे, तो उन्होंने कहा अच्छा वहाँ सत्संग सुनने गई थी बाबा का, और घर में जो सत्संग पड़ा हुआ है बीमार है उसका कोई ध्यान नहीं, जाओ तो वहीं क्या करो। तो हमें वो चीज़ें घर कर गई कि नहीं, अपने घर में आप अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करो, उनका पूरा सम्मान करो। तो ये अपने बड़े हैं वृद्धाश्रम में, अब से 10 साल पहले इतने वृद्धाश्रम नहीं थे, अब बहुत वृद्धाश्रम, अब इतने वृद्धाश्रम। अभी रिसेंटली मैं भी एक वृद्धाश्रम में गई थी। हम तो बनियों में आते हैं, बनियों में लोग अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते थे। वहाँ एक लेडी मिली तो बोली अच्छा आप भी बनिए, हम भी। तो मुझे बड़ा शौक लगा, अच्छी खासी लेडी थी। मैंने कहा आपके बच्चे? बोले बस बच्चे हैं, सब हैं, पर बच्चे बिजी हैं। बिजी, बताइए, ये स्थिति है। नहीं बिजी नहीं है, जो हैं भी वो भी छोड़ के, जो बहुत ही मतलब ऐसे भी हैं। महिला हैं एक बेचारी, और वो कह रही थी कि मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, उस ज़माने में 12th पास की लग जाती थी, और मैं कहीं प्राचार्य होकर रिटायर होती, लेकिन मैंने अपने बच्चे पढ़ाने के लिए कामयाब किए, दोनों लड़के इंजीनियर बनाए, दोनों लड़कियां इंजीनियर बनाई, और बढ़िया जॉब हैं, चारों बच्चों की शादियां कर दी, और मैं यहाँ हूँ, और बच्चे सामने से गुजरते हैं, 10 कदम पर उनकी कोठी है, वो वृद्धाश्रम में है, हाथ पैर से सही हैं, घर वहाँ का पूरा काम करती हैं, वृद्धाश्रम का सबको लुक आफ्टर भी करती हैं, और वहाँ है। एक सवाल और आता है, मैंने भी पढ़ा, देवदासी। हमारे धर्म में देवदासी प्रचलन था, अब मुझे नहीं पता अब है या नहीं है, पर पहले ये देवदासी कॉन्सेप्ट क्या था? मुझे तो थोड़ी सी इसकी जानकारी है। फिर देखिए वही बात आ जाती है धर्म की, जो धर्म गुरु हैं सदा से मठाधीश रहे हैं, इन्होंने जो कह दिया वो सार्वभौम सत्य हो गया। तो ये उनकी जो सेक्सुअल डिजायर थी उन्हें पूरा करने का एक तरीका था। वो कहते कि तेरे घर में जो ये हुई है ना पैदा, ये तेरे घर के लायक नहीं है, ये भगवान की दासी है, भगवान के चरणों में इसे सुपुर्द कर दे। इतना पढ़ा लिखा ज़माना उस समय था नहीं, इतना सोच डेवलप होने नहीं देते थे, तो जो ऊपर के लोग थे वो सोच डेवलप नहीं होने देते थे नीचे के आदमी को, उसको वहीं रखते थे, तू यहीं है। तो जो उसने बाबा ने कह दिया वो मंदिर में जाकर उसको समर्पित कराया। 16 साल की होते ही लड़की को स्नान कराया जाता, और वो उसका पहला ऋतु स्नान होता था, वो उसे कराया जाता। जैसे ही वो रजस्वला होती उसको ऋतु स्नान कराया जाता, और उसके बाद वो धर्मगुरु को सुपुर्द भगवान के चरणों में, कि ये भगवान के चरणों में, भगवान आसक्त हैं इस पे, भगवान को प्रेम हो गया है इसको देख के, अब भगवान इसके साथ रिश्ता बनाएंगे, और भगवान हमारे रूप में बनाएंगे, इससे कोई एतराज़ भी नहीं है। उनके बच्चे जो होते थे? बच्चे नहीं होते किसी के। अब देखिए क्या है ये कभी कहीं किसी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको कि देवदासियों का कोई बच्चा भी हुआ। दासी पुत्र हैं, देवदासी पुत्र का शब्द नहीं सुनेंगे। क्योंकि मैंने जो पढ़ा उसमें पढ़ा कि जो देवदासी इसलिए होती थी कि आगे भगवान की यात्रा निकले, भगवान का कोई महोत्सव हो, आगे नृत्य करें, रानियाँ भी आती थी उनका देखने के लिए नृत्य, वो इतना अच्छा नृत्य करते थे। तो वो तो उनको बना दिया गया ना, वो तो देखिए वो कुछ नहीं, उसको अगर करें तो आप ऐसा देख लीजिए कि आम्रपाली फिल्म बनाई है ना, यही करके, मगर आम्रपाली नगर वधू थी, देवदासी नहीं, समर्पित नहीं थी वो। उनको जबरन, एक लड़की ना भी चाहे उसको जबरन समर्पित किया जा रहा है, नगर वधुओं को भी जबरन समर्पित किया, वो छोड़ दिया जाता था कि ये नगर वधु बनेगी। राजा ने आदेश दे दिया ये लड़की सुंदर है, ये नगर वधु है, नगर वधु बन गई। तो औरत का शोषण तो हमेशा से है, धर्म की आड़ में, ताकत की आड़ में, राजनीति की आड़ में, ये तो हर जगह है। और सबसे ज़्यादा धर्म गुरुओं ने शोषण किया औरत का, सदा से आज तक, जब भी कहीं, चाहे महाभारत काल हो, रामायण काल हो, कहीं भी आप देख लें, सब जगह हुआ, औरत का ही शोषण हुआ है जितना भी हुआ है। तो वो इतना, और देखिए देवदासी की तो इतनी बुरी हालत है कि एक धर्म गुरु नहीं करते उनके साथ, फिर वहाँ जो भी हैं कोई भी, वो इस मतलब बहुत बदतर स्थिति में होती हैं। अगर हम एक ब्रथल को देखें तो वहाँ 10 औरतें हैं एंटरटेन करने की, पर वहाँ एक देवदासी है बस, और वो
खा खा के जो मुस्टंडे हुए वो धर्मगुरु हैं सो कॉल्ड, वो उनके साथ किस तरह से सेक्स अब करते भी हैं। होता है? ढके छुपे तो अब भी है मैं दक्षिण कोई में, आर्टिकल पढ़ दक्षिण रही में, थी, साउथ दक्षिण में अमेरिका में, किसी ने गुजरात कंप्लेन की थी कि कंप्लेंट भाई की थी। यहाँ पर हाँ है, इसको आप हाँ निकलवाओ। हाँ, है लड़की के लिए मतलब। काफ़ी कुछ हुआ उसमें, एक बड़ा मंदिर है वो, तो आज भी चल रहा है। अब क्यों नहीं चल रहा होगा, क्यों नहीं चल रहा? कैसे आप सोच सकते हैं कि जो ये औरतें जा रही हैं, जो बाबाओं के चरणामृत, वो यहाँ से एक अभी मैं देख रही थी किसी को, उस दिन टीवी पे उसका चल रहा था, वो नाम में थोड़ा मेरे से मिस हो गया, कि वो यहाँ से पैरों से उसके डाल रहे हैं बाबा के, और नीचे से उठा के पी रही हैं। वो पैर रखे हुए एक परात जैसी चीज़ में, और उसमें से उठा के वो औरतें उस चरणामृत पर लड़ रही हैं, मर रही हैं। कभी ससुर का भी देखा है, सास का भी देखा है, चरणामृत लेके कैसा होता, खाली चरणों को ही हाथ लगा लेते, हो सकता है भगवान तुम्हें अपने उसमें जगह दे दे। किस उसमें जा रही है? और आप खुद देखिए, मैं तो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लोग कहते हैं कि किसी दिन कोई इनमें से मार देगा तुमको। एक वो है, वो क्या है उनका, बागेश्वर धाम, उनकी पुरानी वीडियो अभी मैं देख रही थी, तो वो कह रहे अच्छा तुम्हें ये परेशानी है, अभी मैं हनुमान बाबा से पूछता हूँ। अपने हाथ पे से एक मोबाइल मिलाते हैं, हाँ बाबा, अच्छा, वो हनुमान जी से बात कर रहे हैं डायरेक्ट। क्या है, कहाँ बैठी हो तुम, क्या सुन रही हो, क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में कहीं ये आता नहीं है कि क्या तुम किस तरह से शोषित हो रही हो? मानसिक रूप से भी तो शोषण हो रहा है तुम्हारा। ये हनुमान जी से बात करवा रहा है, तुम्हें भी दे दे फ़ोन एक बार हथेली लेके अपनी, कि लो तुम नहीं, भी बात कर आपको लो। क्या लगता है इसको, जो ये ऐसी मानसिकता है या जो गुरुओं के पास, धर्म गुरुओं के पास लेडी जा रही है, वो एक तबका अलग है या हर तरीके का तबका उसके अंदर हर आता है? तरीके का रहा है मतलब पढ़े लिखे उसमें, हाँ एजुकेटेड लोग भी बिल्कुल, हैं? एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं, एजुकेटेड भी। और देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे यहाँ कहना चाहिए नहीं, किसी महिला की मैं बात कर रही हूँ, मेरी बहुत बहस हुई उनसे, मेरी बहुत नज़दीकी है, बहुत बहस हुई। मैंने कहा क्या है ये, तो बाबाओं का ऐसा ऑरा बना दिया आप लोगों ने, और ये इस तरह से छूते हैं, इस तरह से सिरों पे हाथ फेरते हैं, उनके पैरों में गिरी रहती हैं लड़कियां भी, और कैसे कैसे सवाल पूछती हैं, अजीब है ये। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, अरे ये तो किसी किसी को ये मौका मिलता है कि वो बाबा की अंशदायिनी बने। सोचिए, अगर इस मानसिकता में हम आ गए तो हमारा दिलो दिमाग उन्होंने कैप्चर कर लिया है, कतई हमें सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। हाँ, हम वो सोच रहे जो बाबा की, तो तुम खुद ही कह रही हो कि अंशदायिनी बने, तो चले जाओ, जाते ही होगे। तो वही बात है कि हम उन्हें इतनी फ्रीडम दे रहे हैं, इसलिए वो यूज कर रहे हैं। बस आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको किस लिमिट तक। अब जैसे ब्रह्मचारी बन जाती हैं लड़कियां, शुरू से ही हमारे कई हैं एसोसिएशन जहां बचपन से ही उन्हें ब्रह्मचर्य में डाल दिया जाता है। मैं कहती हूँ उनकी सामाजिक गृहस्थ जीवन हमारे 4 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार है, आप उसी को छोड़ देते हो, उसी धर्म को। देखिए, 4 चीज़ों को हम लोग भुला देते हैं, उन चीज़ों को जिन्हें हम जानना नहीं चाहते। आप तो शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी। यह एक बड़ा कांड हुआ था इंदौर में। जैन साध्वी थी एक, अब वो केशलोचन और सब बड़ी कठिन कष्टदायक प्रक्रिया होती हैं। कम उम्र की महिला थी और रह रही थी वहाँ इंदौर में किसी जगह। बहुत चर्चा में रहा, बहुत, क्योंकि अखबार और मैगजीन्स उस समय इन्हीं सब का चलन था। तो ये इतना बड़ा हुआ कि वो मुझे, मतलब मैं बहुत छोटी थी मगर मुझे अक्षर से बात याद है वो, ये, या शायद स्वभाव ऐसा था तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता था। तो वो महिला को किसी जो दूध लेके आता था पड़ोस का, आसपास के गांव से आश्रम के लिए, तो उनको उससे अफेयर हो गया और वो उसके साथ भाग गई। बड़ा बवाल काटा तमाम जैन समुदाय ने कि भाई हमारी उसको ले गया, एक हमारी साध्वी को ले गया और ये अधर्म है, ये बड़ी मुकदमे लिखे गए। तब वो एक, मतलब आई वो सर ढक के, और सबके सामने उसने आके उसके साथ हाथ पकड़ के कि मुझे गृहस्थ जीवन में रहना है, मेरे इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। पढ़ी लिखी लड़की थी, मेरे इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता और मुझे इसके साथ रहना, बस जाओ, और सारी ज़िंदगी इसके साथ, वो कुछ भी मेरे साथ होगा, मैं इसके साथ रहूँ। तो ऐसा कोई समुदाय नहीं बचा है कि जहाँ शोषण नहीं हो। उसने खुल के कहा कि यहाँ भी तो हो रहा है ना मेरा, तो मैं एक वैवाहिक जीवन न व्यतीत करूँ। बहुत पुरानी मैं देखो बात कर रही हूँ, हिम्मत करी उस लड़की ने, और इंदू शायद उसका नाम था, मुझे आज तक भी नाम याद है। तो ये एक क्रांतिकारी कदम था, और अगर उसको ही लोग फॉलो कर लेते, लेकिन लोग छोड़ गए। वही मैं कह रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं जैन समाज में, कई समाज में है, कई संस्था हैं जो छोटी छोटी लड़कियों को, अरे इन्होंने तो ब्रह्मचारी, मैंने कहा अभी से कहाँ से ब्रह्मचारी हो गई, इन्हें ग्रस्त तो देखने कैसे उनके मन को मोल्ड किया जाता है कि वो नन्हा सा बच्चा और किसी चीज़ का विरोधी नहीं। केश लोचन इतना खतरनाक है कि मैंने खुद बहुत सारे कई आयोजन में हमें कभी बुला लेते हैं, पर इतना दुखता ही होता है। मैं चली इसलिए जाती हूँ कि मेरी उत्सुकता बनी रहती है, पर वो बाल खींचना गीले करते रहते हैं, खींचते रहते हैं,
और उसको चीखने चिल्लाने की इजाज़त नहीं होती है। और जितना शांत रह सकती है उतना ही, वही उसका वो है क्या पालन, किस चीज़ का कुछ है, शब्द मैं भूल रही हूँ, वो पालन करना है उसका, वो पता नहीं मौन धर्म का कि क्या, जो जैन धर्म में मौन व्रत मौन रखते हैं, व्रत जो तभी है। आप रख सकेंगे कि आज इस बाल खींचने की प्रक्रिया को बिना चिल्लाए दर्द सह जाएंगी, तो फिर नंगे पैर चलना, दूर तक जाना, ये सब आप कर जो पाएंगे। मिल गया वो खाना। वो खाना, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं मुझे खाना। लगता है आपको इंसान का, मनुष्य का जन्म मिला है तो आपको किसी पर्पस से मिला है। पर्पस से मिला है। ये नहीं कि आप सब खत्म करके और मोल्ड हो जाओ उसी तरफ समाज। आप एक गृहस्थी में रह के भी तो अच्छे सत्संग कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान लोगों को दे दे सकते सकते हैं। हैं। जरूरी जैसे अभी नहीं। आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि इस सब के लिए फाइनेंस कहाँ से आता है ना? मैंने कहा कि इसके लिए मुझे फाइनेंस की ज़रूरत नहीं, मानसिकता की ज़रूरत है ना? मुझे रिक्शा के पैसे तो थोड़ी किसी से लेने, मुझे तो ऐसे भी कोई भी करा देता है, उनके ही दलाल करा देते हैं, बहन जी के लिए रिक्शा कर देना, जरा ऑफिस तक जाएंगी, चली जाऊंगी, 20 रुपए की बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर उन्हें डर नहीं लगता कि आप इनकी लड़कियां निकालने आए हो? डर क्यों लगता? मेरे से तो बतेरे नाराज रहे, मुझे तो जो जान से ही मार दिया था पर उन्हें पता है बेशर्म में फिर आएगी। अच्छा। मैं पहले दिन लड़की निकालती हूँ, अगले दिन वहीं जाती हूँ, फिर आ गई और फिर क्या करोगी, अभी तो मेरे यहाँ से लड़की निकाली, इस महीने में 3 लड़कियाँ मेरे यहाँ से निकाल दी, अब क्या करोगी? मैंने कहा अभी कल चाय नहीं पी, थकी पड़ी हूँ, 2 दिन हो गए, अब तो चाय बना, बड़े मंगा, अब नहीं वहाँ तो बनती ही नहीं है, फिर कल से चाय नहीं पी। मैंने कहा ना पी मैंने, और देखो उन्हीं उसी का कोई आदमी उसको वहीं गोली मार के हत्या कर गया। ऐसा नहीं उनसे भी जले भुने नहीं होते हैं, तो उनकी बड़ी दुर्दशाएं हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये उनका प्रारब्ध है, ये मेरा प्रारब्ध है। मैं उन्हें कहती हूँ कि तुम्हारा कर्म ये है, तुम अपना कर रही हो, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। आपको लगता है कि जो इस फील्ड में है, जो इस प्रोफेशन में है, वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े होते हैं? वो धर्म पूरा कैसे लेते हैं? कमरा पूरा उनका धर्म गुरुओं की, क्या भगवान की तमाम, काली माँ और ये दुर्गा माँ और ये भगवान राम और ये गणेश जी, सबकी फ़ोटो टंगी रहती अच्छा। है। मूर्तियाँ नहीं होती, फ़ोटो टंगी रहती हैं सबकी, और काला हुआ रहता है वो हिस्सा इतना, अगरबत्ती जला जला के, एक तो वैसे ही काले हुए रहते हैं वो कमरे, डिम सी एक लाइट जल रही है और काली दीवारें हो रही हैं, कभी पता है मैंने होता नहीं देखा कभी वहाँ पेंट हुआ हो आज तक, इन 32 सालों में तो नहीं देखा। सोच के देखो आप, 32 सालों में मैंने किसी कमरे में कभी एक इतनी सी कुर्सी फिरते हुए भी नहीं देखा। तो वो वहीं पूरा भरा रहता है एकदम भगवान की तस्वीरों से। तो कभी कभी तो मैं पूछती हूँ एक से थोड़ा, जिनसे थोड़ी सी मेरी आपसदारी रहती है, मैंने कहा माफ़ी मांगती हूँ, गलत कर रहे हैं, कैसे ही समझ लो दीदी, माफ़ी भी मांग लेते हैं, गलती तो है ही, तो इसका मतलब अंदर तो गिल्ट है। पर वो उनकी, ये समाज ने उनको इतना दूर कर दिया अपने से, एक अलग बिल्कुल बना दिया कि ये अलग है। किन्नर को एक्सेप्टेंस तो दी, उनको तो ये भी नहीं है। जिनको आपने ही बनाया उनको नहीं दिया, जिन्हें भगवान ने बना के भेजा आपने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन जिनको आपने बनाया उनको स्वीकार नहीं किया। तो है धर्म से जुड़ी, मंदिर मस्जिद जाती हैं, वैष्णो देवी बहुत जाती हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बार जाती हैं। और अच्छा, मंदिर ऐसे घूमती हैं फिरती हैं, पूरी फ्रीडम है? लड़कियों को नहीं है, लड़कियों को नहीं है। हाँ, मालकिन हैं या आप जो ट्रैफिकर हैं, बाहर से लड़कियां ला रही हो तो खूब जाती हैं। कहाँ आवाज़ लगा, कहाँ गई थी? अभी तो मैं ज़रा नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कितनी देर मिलोगी? देर लगेगी दीदी, अभी तो मुझे, चली जाएंगी। या वो मंदिर जा रही हूँ, आज तो दीदी, आज तो देखो बुध है, आज बृहस्पति है, आज शुक्र है, आज इसकी, और उंगली हमेशा वो लाल हुई रहती है, लगा लगा के माथे पे टीके। तो समाज में पता होता है उनके बारे में, मंदिर वंदिर जाती हैं, लोग जानते हाँ हैं? पता होता है, क्यों नहीं पता, सबको पता, जो आसपास के लोगों को पता ना कि ये वो है, ये वहाँ से आई है। ऐसा भी नहीं है, वो भी हम उनसे कोई परहेज थोड़ी रखते हैं कि जैसे मान लो मुझे मंदिर के बाहर मिल गई, निकल के आ रही है और मैं यूँ भी जा रही हूँ या यही जा रही है, तो रुक के नमस्ते भी करेंगी, बात भी करेंगी। हम भी कोई परहेज नहीं कि दिन में यहाँ क्यों कर रहे हैं बात, ऐसा कोई नहीं। लोग करते हैं कि ऐसे, अरे उनसे क्या बात करनी है, नीचे उतर के आएंगी तो कैसे बात करेंगे, क्या है वो तो आपकी सताई हुई है, तो उनसे बात करने में क्या परहेज। मुझे तो कुछ नहीं, वो खिड़की पे जागती रहती है, मैं तो तब भी करके जाती हूँ। वो भी आवाज़ लगा दे, आ जाओ, उसको भी लगा लेंगे, आ जाओ, आज तो गई नहीं, कितने दिन हो गए। तो ये इतना रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन करने के बाद भी इतना तो हमने उनके बीच विश्वास पैदा किया कि तुमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस। आज तक कितनी लड़कियों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं? ऐसे तो 561 लड़कियां हैं, लेकिन एक लड़की का श्रेय मैं आप पॉडकास्टर्स को देती हूँ कि जो आपके ज़रिए मुझसे संपर्क किया। अच्छा। और कलकत्ता से किया। अच्छा। और दिल्ली की बेटी थी, और मात्र 15 साल की उम्र में एक अच्छा बहुत स्मार्ट लड़का, अंग्रेज़ी बोलने वाला, बढ़िया कपड़े पहनने वाला, बाइक से घुमा शुमा के रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट में खिला के, लुइंग ड्राइव पे ले जाके और ले गया।
तो अब उसको काफ़ी टाइम हो गया था, 1 डेढ़ साल, तो इसलिए शायद फ़ोन वोन देखने की छूट थी। तो उसमें मेरा कहीं पॉडकास्ट देखा और मेरे नंबर में सबसे अनुरोध करती हूँ कि कोई बच्ची ज़रूर सामने आएगी। तो उसने मुझे फ़ोन किया। पहले तो मैंने सोचा कोई ट्रैप है, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मैं आपको आधार कार्ड, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भेजती हूँ। वो भेजी उसने, फ़ोटो भेजी अपने, बड़ी सुंदर सी बच्ची। तो उसने घर से कांटेक्ट नहीं किया आपने? नहीं किया, डर गई कि किसी के साथ भागी। हमारे यहाँ भी अभी ये भी एक्सेप्टेंस नहीं, लड़की ने भाग के शादी कर ली तो फिर मत स्वीकारो, या तो मार दो आ जाएगी तो, नहीं तो फिर स्वीकार ही मत करो। पागल थी ना, नहीं किया। लेकिन चलो उसको मुझ में विश्वास हुआ, तो अल्टीमेटली वो घर आई। क्योंकि हमने हमारे जीआरपी से संपर्क रहते हैं, आरपीएफ से भी रहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। उन लोगों को हमने कहा कि लड़की हावड़ा स्टेशन आ जाएगी, उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी। तो उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, मैं उन्हें हमेशा सैल्यूट करती हूँ। रेलवे पुलिस हमेशा इतनी ज़्यादा सतर्क रहती है, ऐसे कोई बच्चे, कोई लड़कियाँ, कि हमें भी सूचना देती है और हम भी उन्हें देते हैं। और उनके ज़रिए लड़की दिल्ली आई, घर पहुंच गई अपने, घर पहुँच गई। घर ने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, वो तो फिर हमने उन्हें बता दिया था सब कि बच्ची से गलती, कोई बात नहीं। उन्होंने नहीं, हमें तो बच्चा मिल जाए हमारा, बस कुछ नहीं चाहिए। बस बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप लाइफ रीस्टैब्लिश कर पाओ। मतलब हम तो थोड़ा सा कुछ काम कर देते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं, पर आप तो इतना कुछ कर रहे हो समाज के लिए और प्राउड तो मैं ऐसे कभी लोगों नहीं, के लिए। लेकिन सुकून ज़रूर फील करती हूँ। बहुत सुकून मिलता है कि मैं सो जाऊँ चैन से। कभी नहीं सो पाती। अभी जैसे सुबह आज बच्चा मेरे से कह कि आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं। मैंने कहा बेटा वो पता नहीं रात सो नहीं पाई, कोई चीज़ ऐसी किसी ने मुझे भेज रखा है किसी बच्ची के बारे में। मतलब एक नया चला है, अभी मैं पूरी तरह से वो नहीं हूँ उस पर, ग्रूमिंग गैंग। तो आगे इस पर बात करेंगे ज़रूर, सारे सबूत के साथ। और लगभग 2 लाख बच्चियाँ गायब हैं जिसके बीच। ओह माय गॉड। अभी मैं वो देख रही थी दिल्ली क्राइम सीरीज, हाँ हाँ, तो जो अब की बार है। उसमें सीरीज में जो था हाँ वो मतलब हाँ, जो उसमें वो है कि कैसे लड़कियों को नीता कैसे वशिष्ठ। भेज देते हैं, विदेश भेज देते हैं, मर्डर हो जाता है, मर्डर हो कोई जाता है। कोई खबर लेने वाला हाँ, नहीं ना है उनका। ना, लोग एतराज़ करते हैं कि मैं कह रही हूँ पोटी पोटा पार्टी भी हो रही है। हाँ, वो तो मैंने सुना था आपका। हाँ, तो क्यों नहीं हो रही है? कहाँ से ये शब्द मैंने थोड़ी बनाए, ये तो शब्द चल रहे हैं। एक इथोपियन मॉडल थी जिसके साथ ये हुआ, और उसके बाद बहुत सारी मॉडल्स ने इस बात को किया कि हमारे साथ भी हुआ। वही है, कलयुग जैसे जैसे हाँ बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हाँ, इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। अभी किसी ने कहा कि एक अंगूठा रखा कलयुग ने भी। अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। पंजा गड़ा देगा जिस दिन, कुछ नहीं रहेगा। और अभी समय है, हाँ, अभी समय है। संभल जाओ बस। वही बात है। चलिए, तो आज का जो हमारी चर्चा, जो हमारी टॉक रही, वो कुछ डिफरेंट रही। आपको भी लग रहा होगा मेरा फेस थोड़ा सा डल, क्योंकि जब मैंने अतुल जी की बात सुनी तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। ऐसी इमोशनल बातें जो आपको समझ नहीं आती कि समाज में ऐसी कृतियाँ क्यों हैं, ऐसी गलतियाँ क्यों हैं जिनको हम सही नहीं कर सकते, और वो सब मैन क्रिएटेड है, हम लोगों ने ही बनाई हैं वो चीज़ें, पर हम उन्हें सुधार करना नहीं चाहते। और उस सुधार की राह में सबसे आगे नाम अतुल जी का आता है, जो आगे चलती हैं और इन लड़कियों को निकाल के लाती हैं। तो ये धर्म भी इसके साथ कहीं ना कहीं शुरू से कनेक्टेड है। ये टॉपिक धर्म में भी कहीं ना कहीं आता था, इसीलिए मैंने इसको आज लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार ऐसी ही कोई और लड़कियों को रेस्क्यू करने की कहानी लेके आएंगी अतुल जी, और फिर हम इनके साथ बैठेंगे। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाने समय के लिए निकाला और धर्म में इसका क्या रोल रहा हमेशा उसके बारे में बताया। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।